हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवे स्टडी। आज है 5 अगस्त। 5 अगस्त के करंट अफेयर देखेंगे। इससे पहले मेरे बारे में कुछ जानकारी है, वो देख लें। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आर्टिकल्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि और आपको क्या चाहिए आपकी पढ़ाई में, और हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला आर्टिकल है अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम। तो ये अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम होती क्या है? कुछ लोगों के पास कुछ ऐसी इनकम होती है जिस पर वो टैक्स नहीं दे रहे होते हैं सरकार को, किसी भी देश की सरकार को, तो वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम कहलाती है। अभी हुआ ये है कि हमारे जो वित्त मंत्री साहब हैं, उन्होंने ये बताया है कि फॉरेन विदेशी बैंकों से 8,468 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय को आयकर के अंतर्गत लाया गया है। मतलब कुछ अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम थी जो कुछ लोगों ने विदेशी बैंकों में रखा था, जैसे स्विस बैंक हो गया, तो उसमें थी। तो इस प्रकार का कुछ पैसा था। कितना था? 8,468 को आयकर के अंदर लिया गया है। तो इतना पैसा अभी लिया गया है, अभी तो और पता नहीं कितना होगा। और इसके अलावा 1,294 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो जिनसे ये लिया गया है तो उनके ऊपर इतने का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये है। इसके बाद इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसमें आता क्या क्या है। किस किस चीज़ पे हम कहेंगे कि ये वाले पे इनकम टैक्स लगता है या लगना चाहिए। तो वो पैसा हो सकता है, बुलियन हो सकता है, आभूषण हो सकता है। आभूषण में जैसे सोने के बिस्किट हो गया, तो अब वो तो अभी आभूषण नहीं है लेकिन मूल्यवान चीज़ है, ठीक है। या ऐसा हीरा हो गया, हीरा मान लो अभी अंगूठी नहीं बनी है, कुछ नहीं बना है, लेकिन वो मूल्यवान चीज़ है, तो वो भी इसमें आता है। अगर मूल्यवान है और आपने रखा है तो आपको आयकर देना होगा, कर उसके लिए देना होगा। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा इसको याद रखना है। इसके अलावा इस वाले स्लाइड से आपको ये पैसे याद रखने के, इतने पैसे और इतने का जुर्माना लगाया है, बस इतनी चीज़ें इस स्लाइड से आपको याद रखनी। काले धन को लेकर के 2012 के टाइम पे हमारे देश में आंदोलन हुए थे, जिसमें बाबा रामदेव जैसे हस्ती शामिल थे। तो ये हुए थे। तो इसके बाद 2015 में एक अधिनियम पास किया गया था, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। ये ठीक है, 2015 ये वाला है। इस एक्ट के तहत अभी तक 368 मामलों का आकलन किया गया, मतलब जांच की गई है, और इतने पैसे की 14,820 करोड़ रुपए की मांग की गई है। अभी ये वाले ये कुछ मामले हैं जो अभी पेंडिंग है, जिसमें मांग की गई है, अभी मिला नहीं है, ठीक है। इतने की मांग की गई है। ये तो खैर बहुत छोटी चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा पैसे विदेशों में पड़े हैं अपने। खैर, यहाँ से हमें क्या याद रखना है, इस वाले एक्ट का नाम याद रखना है, क्योंकि अब ये न्यूज़ में है तो ये ज़रूर इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, इसका नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। ये ऐसे बैंक होते हैं जिसमें आप पैसे डालते हैं। जैसे हम यहाँ से मान लीजिए मैं 500 करोड़ रुपए हैं मेरे पास, तो इसे मैं, है नहीं वैसे, इसे मैं क्या करूँगा, स्विस बैंक टाइप का कोई बैंक होगा उसमें डाल दूंगा। तो ये लोग सरकार को नहीं बताएंगे, भारत सरकार को नहीं बताएंगे कि इसने इतना पैसा डाला है, आप चुपचाप अपना पैसा डालो, उनके बैंक में रहेगा तो उनका फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। तो वो डिस्क्लोज नहीं करते। तो इसमें क्या हुआ है ना, जब से ये वाला एक्ट आया है तब से 8.3% की गिरावट देखी गई है। इतना परसेंट कम लोग डालने लगे, जितना था उससे 8.3% की, जितना होता था हर साल उससे 8.3% की गिरावट देखी गई है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होगी, ठीक है। मतलब ये ठीक काम कर रहा है, धीरे धीरे ठीक काम कर रहा है। ओके, अब ये इम्पोजिशन ऑफ ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट टैक्स एक्ट 2015, अब ये है क्या, ये क्या है, इसमें क्या प्रावधान है, प्रावधान देखेंगे थोड़ा सा। यह विदेशी आय को छिपाने पर दंड का प्रावधान करता है और विदेशी आय के संबंध में कर से बचने के प्रयास को अपराध के दायरे में शामिल करता है।
यदि किसी व्यक्ति के पास अघोषित विदेशी संपत्ति होने का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है तो संबंधित व्यक्ति को 30% की दर से कर का भुगतान करना होगा। इसी के बराबर दंड की राशि का भी भुगतान करना होगा। ठीक है, कर भी देगा और 30% दंड के रूप में भी उसको देना पड़ेगा, फिर भी कुछ उसको बच जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, 3 साल से अगर वो नहीं देता है या ऐसे छुपाता है और इतना कर कर नहीं अदा करता है तो उसे 3 से लेकर के 10 साल तक की सजा हो सकती है। काफ़ी कठोर प्रावधान है इस वाले एक्ट के। 2015 के एक्ट के अलावा और क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं सरकार ने पहले या अब, तो एक तो डिमोनिटाइजेशन हो सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी पैसे मान लीजिए किसी ने छुपा के रखे हैं, अपने घर में छुपा के रखे हैं, अगर स्विस बैंक में है तो वो तो शायद नहीं हो पाएगा, या किसी विदेशी बैंक में है तो नहीं हो सके जाएगा क्योंकि वो डॉलर के फॉर्म में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर कोई घर में रखता है तो वो जैसे 100 की नोट बंद कर दिए पुरानी, तो अब वो किसी काम की नहीं, मान लो 500 की वैसे किए थे, 500 की और 1000 की किए थे, तो अगर ऐसे बंद कर देते हैं तो किसी काम की नहीं रही। ठीक है, तो एक तो ये है, एक ये वाला है। अब उससे कितना हुआ था फ़ायदा या नहीं हुआ था 2016 का जो डिमोनिटाइजेशन हुआ था, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि इससे क्या हो सकता है फ़ायदा। भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018, वो नीरव मोदी थे शायद, नीरव मोदी पे लगाया गया था। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडरिंग एक्ट 2002, और ये है बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016। तो आपको बाकी कुछ याद हो ना हो, ये 2018 और ये 2016 का अधिनियम तो ज़रूर याद होना चाहिए क्योंकि ये स्टैटिक्स में हैं। ठीक है, ये करंट में नहीं आएंगे, और क्योंकि नए स्टैटिक्स हैं एक तरह से, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो डिमोनेटाइजेशन आपको पता है, इनके बारे में थोड़ा सा, इनका नाम तो कम से कम याद होना चाहिए। 2015 वाले का इसका इसके बारे में जो भी जानकारी है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये वाला आर्टिकल है ड्राफ्ट मेडिकल डिवाइस बिल। ठीक है, ये 2022 का एक नया बिल आया है, इस पे इससे संबंधित है, तो इसे समझ लेते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की बात की जा रही है, ने प्रस्तावित औषधि, चिकित्सा उपकरण, ड्रग, मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक बिल 2022 पेश किया है। ठीक है, ये वाला जो ड्रग, मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक बिल 2022 है, ये जो पेश किया है, ये जो 2019 का जो अभी का बिल था, मतलब अभी तक जो चलता आ रहा था वो बिल था, इसको रिप्लेस करेगा, इसे ख़त्म करेगा। इसे ख़त्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि क्या है, अब हो गया है, ई कॉमर्स आ गया है अब। ठीक है, ई कॉमर्स का इसमें जिक्र नहीं है, कंप्यूटर वाली चीज़ों का जिक्र नहीं है, कंप्यूटर से लेन देन का जिक्र नहीं है, तो इस वजह से इसे रिप्लेस करा जा रहा है और ये नया बिल लाया जा रहा है। तो इसमें और क्या है वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, यह मेडिकल डिवाइस के लिए एक सेपरेट रेगुलेशन बनाने पर केंद्रित है जो डायग्नोस्टिक टेस्ट या जांच के दौरान आने वाली चोट या मृत्यु के लिए जुर्माने और कारावास का प्रावधान करता है। इसके अलावा ई फार्मेसी रेगुलेशन का भी प्रयास करता है। तो ये ऐसा एक बिल है जो मेडिकल डिवाइस है उसके लिए एक सेपरेट रेगुलेशन लाया जा रहा है। क्यों, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं या नॉर्मल कोई भी टेस्ट होगा, उसके दौरान अगर कोई व्यक्ति है जो किसी अस्पताल में जाता है और वो कोई जांच करवाता है, जांच डायग्नोस्टिक करवाता है या जांच करवाता है, उस समय उसको अगर कोई चोट आती है, जैसे मान लो किसी के गले में नली डाल करके इस तरह का कुछ जांच की जा रही है, उस समय अगर कोई चोट आती है तो उसमें उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, या तो अगर उसकी मृत्यु हो गई है ऐसा कुछ करने पे तो उसको कारावास भी हो सकती है, जो भी वहाँ पे सुपरवाइजर होगा, मतलब जो भी जिसके सुपरविजन में ये हो रहा होगा। इसके बारे में और समझते हैं। अब मेडिकल डिवाइस हैं क्या, तो ये जो डायग्नोस्टिक करने के लिए उपकरण होते हैं, जैसे सीटी स्कैन हो गया या इस टाइप के जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो सब कहलाएंगे। तो ये सब आप जानते हैं। फीचर ऑफ द ड्राफ्ट बिल, प्रिवेंशन फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड अदर टेस्ट के बारे में बात की जाएगी। तो इसके यहाँ पे ये बताया जाएगा, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस वाले बिल के फीचर्स क्या हैं और क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे अगर मान लो किसी को चोट आती है डायग्नोस्टिक के समय या किसी जांच के समय। ठीक है, तो एक तो उसका उसका जो भी नॉमिनी हो,
किसी भी व्यक्ति का जो भी नॉमिनी होगा उसको मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर चोट लगती है तो ज़्यादा चोट लग जाती है, जैसे मान लो कुछ ऐसा हो जाता है कि वो पैरालाइज हो गया, मान लो एक्सरे मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो पैरालाइज हो गया, ऐसा कुछ होता है, तो उसको जो उसका सहपाठी होगा या जिसका नाम वो बोलेगा उसको एक रकम देनी होगी मुआवजे के रूप में। इसके अलावा चिकित्सकीय प्रबंधन की जान जिम्मेदारी को भी ये आरोपित करता है कि चिकित्सकीय प्रबंधन जो है या जो हॉस्पिटल है उसका या हॉस्पिटल मैनेजमेंट है जो उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। इसके अलावा जुर्माना अगर नहीं देता है तो उसके लिए दंड क्या होगा, या तो उसको जेल जाना होगा या तो फिर क्या है कि मुआवजे की राशि डबल करनी होगी। नॉर्मल मांगेगा दे दो अगर तुम्हारी गलती है तो, अगर तुम नहीं देते हो तो डबल इनकम डबल मुआवजा देना होगा। मान लो 3 लाख रुपए हैं तो फिर 6 लाख देने होंगे अगर वो कोर्ट में जीत जाता है केस को तो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, या साबित हो गया, जैसे भी साबित हो गया गलती कल या हॉस्पिटल मैनेजमेंट की थी तो ये होगा, ठीक है। इसके अलावा प्रोहिबिटेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। इसमें क्या होने वाला है, इसके तहत मान लो कोई ऐसा मेडिकल है या कोई ऐसा मेडिकल डिवाइस यूज़ किया जा रहा है जिसके लिए उस संस्था को लाइसेंस नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो उसे इस चीज़ से रोका जाएगा और उसका उसका वो तो जब्त ही किया जाएगा, मशीन वशीन जो भी होगी जब्त की जाएगी और वो बंद हो जाएगा, वो एक तरह से अनलीगल माना जाएगा, बस इतनी सी बात। इसके अलावा एक मेडिकल टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। इसमें कौन होंगे, इसमें ऐसे इंजीनियर होंगे जो ये मशीनों के बारे में, जो भी ये एक्सरे वगैरह मशीनें हैं इनके बारे में अच्छे से जानते हैं, इनको रखा जाएगा, बस इतनी सी बात है। मुख्य रूप से ई फार्मेसी से जुड़े मुद्दों को और उनके बारे में होने वाले उल्लंघन को देखेगा। ई फार्मेसी क्या है, जैसे आप कोई दवाइयाँ मंगाते हैं जो नॉर्मली प्रतिबंधित हैं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो नहीं दी जा सकती है, लेकिन अगर जैसे अमेज़न से मंगाते हैं तो उसके लिए हमारा जो कानून है उसमें कोई प्रावधान नहीं है कि उसके लिए क्या सज़ा दें। वैसे तो उसमें कुछ बातें होंगी लेकिन सज़ा का प्रावधान ही नहीं है कि ई फार्मेसी पे क्या किया जाए, तो इस पे ये विशेष ध्यान देता है, ठीक है। जो हमारा पहले का कानून था 1940 वाला, उसमें इस टाइप की कोई बात नहीं की गई थी क्योंकि उस समय कोई ई फार्मेसी का फंडा था ही नहीं, ठीक है। तो वर्तमान में ये सभी ऑनलाइन फार्मेसी कानून के दायरे के बाहर हैं। फार्मेसी होती हैं अगर वो ऑनलाइन किसी को कुछ बेच रही हैं तो उसमें उनको सजा के क्या प्रावधान होने चाहिए, ये इसका कोई वो प्रबंध नहीं है, ठीक है। वेयर हाउस का लाइसेंस है, ई जो फार्मेसी है उसका लाइसेंस है नहीं। अब जैसे एक कंपनी है जो मध्य प्रदेश में का मेडिकल एजेंसी है जो यहाँ चल रहा है, ठीक है, और इधर है छत्तीसगढ़। अगर वो छत्तीसगढ़ में बेच रही है ई कॉमर्स के माध्यम से, ई फार्मेसी के माध्यम से, तो इसके लिए कोई अभी हमारे पास कानून नहीं था, वो सब कानून इसमें जोड़े जाएंगे। करंट स्टेटस ऑफ इंडियाज मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, तो इंडिया की मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री जो है उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या स्थिति है, किस प्रकार की स्थिति है। अभी तो हम बहुत सारे इक्विपमेंट बनाते हैं, आपको इसमें ये जान करके हैरानी होगी कि भारत में जो है 11 अरब अमेरिकी डॉलर की मार्केट साइज है मेडिकल डिवाइस को लेके, ठीक है। और इसमें ये छोटे उद्योग जो हैं एमएसएमई वो भी शामिल है और बड़े वाले तो हैं ही। इसके अलावा पिछले 3 साल में 15% की CAGR के साथ लगातार बढ़ रहा है भारत के ये मेडिकल डिवाइस वाली इंडस्ट्री। इसके अलावा 2025 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। 2025 तक ही 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें ब्राउन एंड ग्रीन फील्ड सेटअप की, तो अगर कोई विदेशी आकर के यहाँ कंपनी लगाना चाहता है ग्राउंड फील्ड और ग्रीन फील्ड में इस सेटअप में, तो 100% वो FDI लगा सकता है, उसे कोई नहीं रोकेगा किसी प्रकार का, वो पैसा लगाए अपना और 100% उसकी कंपनी होगी, चाहे वो विदेशी कंपनी ही क्यों ना हो। तो ये सब इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। जब से अमेरिका में जाएगा तो उसे अमेरिका की सरकार के साथ ही काम करना पड़ेगा, जबकि वो यहाँ लगाता है तो उसे 100% FDI लगाने की इजाज़त है। बस ये है कि ब्राउन फील्ड या ग्रीन फील्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है रामसर साइट्स को लेकर।
भारत में 5 और आर्द्र भूमियों का प्रसार या रामसर साइट का प्रसार किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों में शामिल कर लिया गया है। इसमें देश में ऐसे स्थलों की संख्या अब 54 हो गई है। पहले 49 थी, अब 54 हो गई है। ये जो नए जोड़ेंगे इनको देख लेते हैं। कारीकिली पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में स्थित है। यह अभ्यारण्य 5 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। ठीक है। यह जलकांग, एग्रेट्स, ग्रे हिरन, ओपन बिल स्टार्क्ड स्पून बिल, नाइट हेलन्स, ग्रेप्स, ग्रे पेलियन, इन सब का ये घर है। तो ये इनमें से कुछ नाम, क्योंकि ये थोड़े टफ तो हैं, बट इनके नाम लिख लीजिएगा और इनमें से इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें से कोई का नाम आ सकता है और पूछ लेगा या तो ये इनमें से कौन सा इस वाले पक्षी अभ्यारण्य की विशेषता है। क्योंकि ये पक्षी हैं तो ये बाहर से आते हैं, बाहर के लोगों ने नाम लिया, इस नाम रखा है, इसलिए थोड़े से टफ हो जाते हैं इनके नाम, तो बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसे याद करना भी इस वजह से थोड़ा कठिन हो जाता है। इस वजह से थोड़ा सा ऐसे ही एक बार देख लेना, अगर फंस गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस वाले अभ्यारण्य की खासियत में इनका नाम आ सकता है, क्योंकि क्या है, पक्षी जो होते हैं ना, एक निश्चित क्षेत्र में ही आते हैं। ठीक है, एक निश्चित एरिया में आते हैं, दूर से आते हैं लेकिन निश्चित एरिया में आते हैं। तो किसी वन में ऐसे या किसी अभ्यारण्य में आते हैं तो उसकी वो खासियत हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इनका थोड़ा सा नाम ध्यान रखना है। दूसरा भी तमिलनाडु का ही है, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये वाला है, ये बहुत बड़ा है, इसकी अपेक्षा बहुत बड़ा है। ये 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 65 आर्द्र भूमियां वेटलैंड हैं। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा बड़ा है उसकी अपेक्षा, लेकिन यहाँ पे जो पक्षी है ना, उनकी जो वरीयता है अलग अलग तरह की, ये ज़्यादा आते हैं, इनके लिए ये वाली कंडीशन ज़्यादा सुटेबल होगी इस वजह से। इसके बाद पिचवरम मैग्रोव, ये भी तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु को 3 मिल गए हैं। ठीक है, तो ये वाला भी, इनके नाम बस याद रखने हैं, इसके पक्षी भी थोड़े से याद रखिएगा। और इसका नाम कितने कितने वेटलैंड है इसमें, 65 वेटलैंड है। इसमें सिर्फ इसका नाम याद रखना है, पिचवरम मैग्रोव। ठीक है, इसके बाद साख्य सागर, ये मध्य प्रदेश में है, ये एक इकलौता है जो मध्य प्रदेश में है, बाकी 3 तमिलनाडु में है। तो ये वर्ष 1918 में मनियार नदी से निर्मित सख्य सागर माधव राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। इसकी थोड़ी सी लोकेशन भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, पाला आर्द्रभूमि या पाला वेटलैंड, ये एक मिजोरम में है। इसमें भी कई सारी प्रजातियां हैं, लेकिन प्रजातियां याद रखने का आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। रामसर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि है। इसे 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में लाया गया। इसका नाम कहाँ से पड़ा, इसका नाम ईरान का एक शहर है, रामसर शहर, उसके नाम पर पड़ा। ठीक है, यूनेस्को की एक बॉडी है, ये ध्यान रखना है। रामसर मान्यता दुनिया भर में आर्द्रभूमि की पहचान है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, खासकर अगर वे जल पक्षी, जो पक्षी हैं जो जल में रहने वाले पक्षी हैं, उनकी 180 प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं। ये ऐसे स्थल हैं जो वाटर में रहने वाले या वाटर के पास रहने वाले पक्षी हैं, उनकी 180 से अधिक प्रजातियों का आवास है। तो ये इस वेटलैंड की खासियत ये होती है कि इतने सारे पक्षियों का आवास, ये उनका घर है। ऐसे आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उसके संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय हित और सहयोग शामिल है। भारत की अगर बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो कौन सा है, वो है सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन का जो मैंग्रोव है वो है। इसके अलावा भारत में 18 राज्यों में कुल मिलाकर के 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है वेटलैंड एरिया। इतना बड़ा एशिया में तो कहीं नहीं है। ठीक है, एशिया में, दक्षिण एशिया में तो सबसे बड़ा ये वेटलैंड है अपने टोटल अगर मिला लें पूरे इंडिया का।